लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। तो ये डेफिनेशन है, पेज नंबर आप पढ़ रहे हैं 74, और बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन देखने के लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 72 पे। ये बॉक्स में लिखा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसे वायरस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया पे भी इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इसको कॉमनली बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं, यानी ये बैक्टीरिया को भी यूँ समझें खा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटर। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन लिखनी है लाइफ साइकिल लिखने से पहले, देन थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को कॉमनली जो है ये टी फेज वायरस भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जो कैप्सिड कहलाता है, जिसको हेड भी बोलते हैं। कैप्सोमर से मिलके बना हुआ होता है। पेज नंबर 73 लास्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा है उसमें इन डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके पॉइंट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन कोट कैप्सिड, उसके बाद इसका न्यूक्लिक एसिड जिनोम जो डीएनए या आरएनए की फॉर्म में होगा, देन कॉलर है इसके अंदर, और शीथ है इसके अंदर, और टेल फाइबर्स हैं जिसकी मदद से ये होस्ट के ऊपर या सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैक करता है। तो टी फेजिस जो हैं ये कॉमन बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं। अमंग पेज नंबर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 75। अमंग टी फेज वायरसेस the T2 and T4 phages are commonly used in phage studies. The overall structure of T4 study with electron microscopy resembles that of tadpole consisting of head and tail. तो इसके दो important parts हैं, एक हेड और एक टेल। इसमें नंबर 1 हेडिंग आप बना लेंगे, सब हेडिंग हेड। तो हेड इज़ एन elongated pyramidal having two triangular structures with common base. ये हेक्सागोनल होता है, प्रिज्म शेप है मंशूर की तरह, और इसके अंदर जो है हेड प्रोटीन से मिलके बना होता है। देन टेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन हेड, और फिर कोर का हेडिंग बना लेंगे, शीत का हेडिंग बना लेंगे, टेल फाइबर्स कॉलर। ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपने डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। सेकंड पैराग्राफ से हेडिंग बनेगा। तो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज जब भी डिस्कस करेंगे, इसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एक को हम बोलते हैं लिटिक साइकिल, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, और दूसरे को हम बोलेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। लास्ट पैराग्राफ में हेडिंग बनेगा लाइसोजेनिक साइकिल का, और सेकंड पैराग्राफ में हेडिंग बनेगा लेटिक साइकिल का। तो नंबर ए पॉइंट यानी रिप्रोडक्शन दो तरह से होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटिक साइकिल। तो लेटिक साइकिल क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इन लेटिक साइकिल फेज मल्टीप्लाइज इनसाइड द होस्ट सेल एंड मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स इन द लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। यानी लिटिक साइकिल से मुराद वो साइकिल है जिसमें फेज से मुराद बैक्टीरियोफेज वायरस होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो होस्ट सेल है बैक्टीरिया का वो लाइसिस मीन फट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो लिटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज या वायरस इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा कि रिप्रोडक्शन के नतीजे में बैक्टीरिया के सेल को फाड़ देगा, मार देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जिसको हम लाइसिस बोल रहे हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। देन हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ लेटिक साइकिल। तो कितने स्टेप्स हैं इसके? फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट, नंबर 1, जिसका सेकंड नेम एड्जॉर्प्शन है। दूसरा पॉइंट है पेनिट्रेशन। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप भी अपनी बुक में इसको हाईलाइट कर दें। ये तीसरा पॉइंट है लेटिक साइकिल का, और चौथा पॉइंट है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, और फिफ्थ वन है लाइसिस। तो लेटिक साइकिल के कितने पॉइंट्स हमने बनाए? 5। दोबारा देखिए, नंबर 1 अटैचमेंट जिसका नाम है एड्जॉर्प्शन, नंबर 2 पेनिट्रेशन, नंबर 3 कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन जिसको मल्टीप्लाई आपकी बुक में लिखा हुआ है, और नंबर 5 हो गया लाइसिस। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन। द बैक्टीरियोफेज replicates only inside the bacterial cell. The first step in the replication of bacteriophage is its attachment.
और जिसका सेकंड नाम है एड्जॉर्प्शन टू द होस्ट सेल एट रिसेप्टर साइट ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक। ये वीक के स्पेलिंग बुक में गलत लिखे हुए हैं, हफ्ते वाले के लिखे हुए हैं, आप इसको WEAK कमज़ोर वाला वीक कर लें। केमिकल यूनियन बिटवीन वायरियन एंड रिसेप्टर साइट्स टेक्स प्लेस। तो सबसे पहला पॉइंट है एड्जॉर्प्शन। इसको देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है कोई भी वायरस बैक्टीरिया के ऊपर आके, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये होस्ट बैक्टीरियल सेल है, इस तरह से बना लें आप होस्ट बैक्टीरियल सेल, और इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज आके जो है अटैच कर रहा है, अटैच हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का मतलब है किसी भी चीज़ की अटैचमेंट आउटसाइड बट नॉट पेनिट्रेशन इनसाइड, यानी सिर्फ ऊपर आके लगना बाहर की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज जो है ये वायरस बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच हो गया है, और इसको हम एड्जॉर्प्शन भी बोल रहे हैं, यानी अटैचमेंट टू ओनली आउटसाइड, बाहर की तरफ अटैच हुआ है। और किस तरह से अटैच होगा, बाय द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। ये जो टेल फाइबर्स आपने देख रहे हैं, टेल फाइबर्स, इनकी मदद से बैक्टीरिया के सेल के ऊपर आके वीक यूनियन बनाएगा और टेल की मदद से बैक्टीरिया के सेल के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया एड्जॉर्प्शन। देन सेकंड स्टेप इज़ पेनिट्रेशन। आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ अंदर पेनिट्रेट गई है, वायरल DNA, यानी प्रोटीन कोड रिमेन आउटसाइड। वायरस का जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड है हेक्सागोनल, इट रिमेन आउटसाइड, ये बाहर रह गया है, अंदर सिर्फ क्या गया है, वायरल DNA। दिस स्टेप इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, यानी अंदर चले जाना। क्या चीज़ अंदर गई, सिर्फ वायरल DNA या बैक्टीरियोफेज DNA। और आप ये तस्वीर में क्लियर है कि बैक्टीरियल DNA पहले से मौजूद है और इसके अंदर अब क्या चला गया, वायरल DNA। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन। थर्ड स्टेप इज कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, या जिस कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी इसको आप बोलेंगे, या बायोसिंथेसिस, कंपोनेंट रेप्लिकेशन एंड बायोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर है कि कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी कहें या सिस्टम कहें। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जब वायरस का DNA बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ गया है, तो इसने क्या करना है, इसने वायरस के DNA ने बैक्टीरिया के DNA पे कंट्रोल कर लेना है। कंट्रोल किस तरह से करेगा कि यानी उसके मेटाबॉलिज्म को ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। अब क्या होगा कि वायरस का DNA बैक्टीरिया के DNA को ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि बैक्टीरिया का DNA रेप्लिकेशन करे वायरस की, किस तरह से कि वायरस की प्रोटीन और वायरस का DNA कोड बनेगा, ये आप देख रहे हैं। और ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा बैक्टीरिया का DNA। तो इस स्टेप को हम कहेंगे कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द होस्ट सेल, द वायरल न्यूक्लिक एसिड takes the control of the host metabolic machinery and induces the host cell to synthesize necessary viral proteins and DNA and start multiplying। तो ये स्टेप होगा कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। और जब कंट्रोल कर लेगा तो कंट्रोल करने के बाद बैक्टीरिया का DNA वायरस की प्रोटीन और वायरस का DNA बनाएगा। इस स्टेप को हम मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। ये देखिए, ये स्टेप्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। ये कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी और ये हो गया रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन, कि बैक्टीरिया का DNA क्या बना रहा है, वायरस की प्रोटीन और वायरस के DNA। तो जब एनफ नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन की डायग्राम्स आ गई। इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन में असम्बली। असम्बली का मतलब है इकट्ठे होना, यानी जो वायरस का DNA है उसके गिर्द क्या चीज़ आ गई है, प्रोटीन कोड। आप देख रहे हैं कि न्यू बैक्टीरियोफेजिस यहाँ असेंबल्ड हो गए हैं, बन गए हैं मुकम्मल। बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यू बैक्टीरियोफेजिस बिल्कुल रेडी हैं, ये बने हुए हैं, ये देखिए। इस स्टेप को हम मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। तो जब एनफ नंबर बैक्टीरियोफेजिस का बैक्टीरिया के सेल के अंदर बन जाएगा तो क्या होगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद बैक्टीरियोफेजिस बैक्टीरिया के सेल को लाइसिस कर देंगे या ब्रेक डाउन कर देंगे। ये देखें, ये सेल फटा हुआ है बैक्टीरिया का और सारे बैक्टीरियोफेजिस बाहर रिलीज़ हो गए हैं। तो इस स्टेप को
लाइसिस बोलेंगे। लाइसिस का मतलब है फटना, ब्रेक डाउन होना। लाइसिस। नंबर 5th स्टेप, about 25 minutes after initial infection approximately 200 new bacteriophages are formed, bacterial cell burst। यानी कम से कम 25 मिनट के बाद जब 200 के करीब बैक्टीरियोफेजिस बैक्टीरिया के सेल के अंदर बन जाएंगे तो बैक्टीरिया का सेल फट जाएगा। इट अंडरगोज लाइसिस। इस स्टेप को लाइसिस बोलेंगे। न्यूली फॉर्म्ड फेजिस आर रिलीज्ड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड अनदर साइकिल, द लिटिक साइकिल बिगेन्स। ये जो न्यू वायरसेस बैक्टीरियोफेज रिलीज हुए थे ये दोबारा से जाके नए बैक्टीरिया के सेल पे इन्फेक्शन पैदा करेंगे और बैक्टीरिया के सेल पे कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से लिटिक साइकिल जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे विरुलेंट फेज। तो विरुलेंट फेज क्या होता है? द फेज विच कॉजेज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज लिटिक और विरुलेंट फेज। यानी विरुलेंट का मतलब मोहलिक या जानलेवा भी हो सकता है और इससे मुराद है डेथ कॉजिंग। तो विरुलेंट फेज से मुराद ऐसा वायरस है, ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया के सेल की डेथ कर देगा या बैक्टीरिया के सेल को फाड़ देगा या मार देगा। तो ऐसे बैक्टीरियोफेज को विरुलेंट फेज बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हाईलाइट कर लें और ये आपने हेडिंग बना लेना है। तो आपने पढ़ा लिटिक साइकिल और सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी, ये देखिए, और उसके बाद आपने स्टेप्स ऑफ लिटिक साइकिल पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है जो कि पेपर में अक्सर आ जाता है, इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। दूसरी टाइप जो है रिप्रोडक्शन की बैक्टीरियोफेज के अंदर वो है लाइसोजेनिक साइकिल, या बैक्टीरियोफेजिस लिटिक साइकिल के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू। तो लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है ये देखिए। लाइसोजेनी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो लाइसोजेनी क्या होता है? लाइसोजेनिक साइकिल हेडिंग बनाएं और डेफिनेशन का हेडिंग बनाएं। तो लाइसोजेनी मीनिंग हैविंग पोटेंशियल फॉर लाइसिस, यानी इस वायरस के अंदर पोटेंशियल मीन सलाहियत मौजूद है कि वो फटने की, लेकिन वो फटेगा नहीं। इन दिस केस बैक्टीरियम रिप्रोड्यूस नॉर्मली and viral DNA transmitted to each daughter cell। ये देखें, तो लाइसोजेनी का मतलब है ऐसा साइकिल जिसमें वायरस के अंदर ये सलाहियत मौजूद होगी कि फटे, लेकिन वो फटेगा नहीं। बैक्टीरिया का सेल नॉर्मली रिप्रोड्यूस करेगा और वायरस का सेल जस्ट हर बैक्टीरिया के डॉटर सेल में ट्रांसमिट होता जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने हेडिंग्स बनाने हैं। इसके कौन कौन से हेडिंग्स बनेंगे नोट कर लें। पहला स्टेप वही अटैचमेंट का होगा, लिटिक साइकिल की तरह बिल्कुल सेम, डिटेल भी इसकी वैसे ही है लिटिक साइकिल वाली। दूसरा स्टेप पेनिट्रेशन, ये भी बिल्कुल सेम है, वही वाला लिटिक साइकिल वाला। पेपर में दोबारा इसकी वही डिटेल लिख देनी है। थर्ड स्टेप आप बनाएंगे लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज फॉर्मेशन। लिटिक साइकिल में हमने बनाया था कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। यहाँ हमने हेडिंग बनाना है प्रोफेज फॉर्मेशन। ये मैं आपको भी बताती हूँ क्या है। इसके बाद नंबर 4 पे आपने हेडिंग बनाना है स्पॉन्टेनियस इंडक्शन। तो 4 स्टेप्स हैं लाइसोजेनिक साइकिल के। सबसे पहला अटैचमेंट, उसी तरह से किस तरह से अटैचमेंट जैसे लिटिक साइकिल में पढ़ी है कि बैक्टीरियोफेज आके बैक्टीरिया के होस्ट सेल पे अटैच करेगा, और अटैचमेंट कैसे होगी? थ्रू टेल फाइबर्स। देन पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट क्या चीज़ करेगी? ओनली वायरल डीएनए एंटर्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल एंड प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड। लिटिक साइकिल वाली डिटेल। देन प्रोफेज फॉर्मेशन, ये क्या है? ये देखिए, ये पेज नंबर 76 आपकी बुक में ये बना हुआ है। ये आप राउंड सा देख रहे हैं, ये है बैक्टीरियल डीएनए और इसके अंदर ये रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये है वायरल डीएनए। तो इसी डायग्राम को आप लिख लेंगे प्रोफेज फॉर्मेशन। और इन दिस केस इन प्रोफेज फॉर्मेशन वायरल डीएनए डू नॉट मेक्स कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, यानी इस साइकिल में वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए पे कंट्रोल नहीं करता, बैक्टीरिया के डीएनए की मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि सिंपली जाके उसका हिस्सा बन जाएगा।
All infection of bacterial cell by phages do not result in lysis. In some cases, viral DNA, instead of taking control of host metabolic machinery, becomes incorporated into the host बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये देखिए, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है दाखिल हो जाना, समा जाना, अंदर चले जाना। तो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर सिंपली वायरस का डीएनए दाखिल हो जाएगा और उसके मेटाबॉलिक कंट्रोल को या मेटाबॉलिक मशीनरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजिनी। इसको हम बोलेंगे लाइसोजिनी, यानी वो साइकिल जिसमें वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए पे कंट्रोल नहीं करेगा और ये प्रोफेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे एक रिंग होती है और रिंग के अंदर कोई भी बीड लगा हुआ होता है या नग सा लगा हुआ होता है, आप रिंग को बोल लें बैक्टीरिया का डीएनए, और जो अंदर मोती लगा हुआ है या बीड है या नगीना जो लगा हुआ है सेंट्रल पोर्शन उसका, उसको आप बोल लें वायरस का डीएनए। तो ये प्रोफेज फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस इंडक्शन। इन दिस कंडीशन द बैक्टीरियम कंटिन्यूज टू लिव एंड रिप्रोड्यूसेस नॉर्मली। आपको पता है कि जिस तरह से बैक्टीरिया का सेल जिस तरह से रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन के जरिए, ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये 1 से 2 सेल बनेंगे, ये बने हुए हैं, ये देखें। तो सिंपली वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाएगा और नेक्स्ट जनरेशंस में ट्रांसमिट होता चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर का वायरल डीएनए है और पर्पल कलर का बैक्टीरियल डीएनए है। तो एक बैक्टीरिया से ये 2 बैक्टीरिया बने, बाइनरी फिशन के जरिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है और लाइसोजेनिक साइकिल में सिंपली वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बना हुआ है। इट डज नॉट मेक कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बस ये ख्याल रखना है। तो ये प्रोफेज की फॉर्मेशन। अब बैक्टीरिया नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता चला जाएगा, 1 से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, तो ज्योमेट्रिकली राइज करता है ये। तो सिंपली वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बनता चला जाएगा और इसको हम कहेंगे कि इन दिस केस इन लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस नॉर्मली। लेकिन जैसे आपको पता है कि वायरस का लफ्ज़ी मतलब क्या है, पॉइजन, विनोम से ये निकला है। तो जो चीज़ पॉइजन है वो कभी भी दोस्त बन के नहीं रह सकती, उसको क्या होगा, वो कभी ना कभी अपना जहरीला असर ज़रूर शो करेगी। तो 4th पॉइंट आपने बनाया है स्पॉन्टेनियस इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस होना, स्पॉन्टेनियस मीन सडन। सडनली आप यूँ समझ लें कि वायरस को याद आ जाता है कि मैं तो पॉइजन हूँ, विनोम क्योंकि मेरा मतलब है, विनोम से मैं डिराइव किया गया हूँ वर्ड मेरा, मैं तो हूँ ही जहर। तो वो अपना जहरीला असर, पॉइजनस इन्फेक्शन ज़रूर शो करेगा। वो क्या करेगा, वो एकदम से उसको जब याद आएगा तो जो प्रोफेज फॉर्मेशन बनी हुई थी जिसमें उसने मेटाबॉलिक मशीनरी को ऑक्यूपाई या कंट्रोल नहीं किया हुआ था, तो स्पॉन्टेनियस इंडक्शन जैसे ही होगी वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए पे कंट्रोल कर लेगा, यानी अगेन लिटिक साइकिल वाले प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे। वायरस डीएनए बिकम्स कंट्रोल ऑन होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। तो क्या हो जाएगा, लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस इंडक्शन। ये देखें, in this condition the bacterium continues to live and reproduce normally. Viral DNA being the part of bacterial chromosome passes to each daughter cell in all successive generations. Generations mean naslein. Sometimes however the viral DNA gets detached. डिटैच का मतलब है अलग हो जाएगा फ्रॉम दिस होस्ट क्रोमोसोम एंड लिटिक साइकिल स्टार्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। Lysogenic bacteria are resistant to infect the host cell. This phase which causes lysogeny is called temperate or lysogenic phase. तो temperate phase या lysogenic phase क्या हो गया, ऐसा phase वायरस जो लाइसोजेनिक साइकिल करेगा जिसके नतीजे में बैक्टीरिया का सेल ब्रेक डाउन या लाइसिस उसकी नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेट फेज। ये हो गया लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 76। ये लाइफ साइकिल बना ली पढ़ लें। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरस मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल एंड बैक्टीरियल वायरसेस। जब भी हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ आप हेडिंग बना लें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में क्राइटेरिया फॉर वायरल क्लासिफिकेशन। तो क्या क्राइटेरिया है वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए? नंबर 1 क्राइटेरिया है वायरस मॉर्फोलॉजी, कि वायरस की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी आउटर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। देन है न्यूक्लिक एसिड, के न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए की फॉर्म में है या आरएनए की फॉर्म में है। तो वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हैं, यानी पहला वायरस की मॉर्फोलॉजी को साइंटिस्ट देखेंगे और दूसरा ये कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए है या आरएनए है। आपको जैसे पहले भी बताया कि जो अमूमन प्लांट वायरसेस हैं दे कंटेन आरएनए एज न्यूक्लिक एसिड, और जितने भी एनिमल वायरसेस हैं दे कंटेन डीएनए एज न्यूक्लिक एसिड। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं फॉर वायरस क्लासिफिकेशन। द जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए नेकेड, इन्वेलप्ड और कॉम्प्लेक्स। तो ये नेकेड मीन अनकवर्ड भी हो सकता है, इन्वेलप्ड वायरसेस भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू रॉड शेप वायरस। ये रॉड शेप वायरस, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस है, ये बना हुआ है रॉड शेप वायरस। स्फेरिकल राउंडेड होते हैं, ये जैसे डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, पोलियो वायरसेस की एग्जाम्पल है। एंड टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज वायरसेस आर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरीज वायरस की इंपॉर्टेंट हैं। एक जो है वो रॉड शेप वायरस, जिसकी मिसाल टोबैको मोजाइक या टीएमवी वायरस है। दूसरा स्फेरिकल वायरस, जिसको पोलियो वायरस भी बोलते हैं। और तीसरा है टैडपोल लाइक वायरस, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जिसकी डायग्राम पेज नंबर 74 पे गिवन है। ये टैडपोल, जैसे फ्रॉग की लार्वल फॉर्म होती है टैडपोल, ये चीज़ें। नेक्स्ट है सम वायरल डिजीजेस। तो देयर आर मैनी डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस, और आपकी बुक में जस्ट वही दी गई हैं जो कॉमन इन पाकिस्तान है। पहली है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स नाम से ही ज़ाहिर है इसमें छोटे छोटे दाने निकलेंगे, जैसे चीचक हुआ करती थी या जैसे चिकन पॉक्स के दाने होते हैं। बीमारी है ये वायरस से फैलने वाली। तो स्मॉल पॉक्स विच इज़ काज्ड बाय पॉक्स वायरस। तो स्मॉल पॉक्स ऐसी बीमारी है जो किस वायरस से फैलेगी? पॉक्स वायरस से। और पॉक्स वायरस क्या है? डीएनए इन्वेलप्ड वायरस। An ancient disease that is known to have occurred as epidemic in China। चाइना में ये एपिडेमिक हो गई थी। एपिडेमिक का मतलब है वबाई सूरत इसने इख्तियार कर ली थी, स्प्रेड हो गई थी, फैल गई थी ये बीमारी। जैसे आजकल कोरोना वायरस एपिडेमिक बना हुआ है, बल्कि ये तो पेंडेमिक बना हुआ है कि मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में भी फैला हुआ है। तो एपिडेमिक का मतलब है वबाई सूरत इख्तियार कर लेना। पूरे मुल्क में ये फैल गई थी, स्प्रेड हो गई थी चाइना में पुराने वक्तों में। एज द 12th century BC until the early 20th century smallpox was a common disease throughout the world। in smallpox क्या होता है इसमें? raised fluid filled vesicles are formed। छोटे छोटे दाने बनते हैं जो फ्लूइड, जिनके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, on the body which becomes pustules later on and form pitted scars the pox। pustules like कहते हैं या पिस्ट्यूल्स, पिंपल लाइक दानों की तरह ये छोटे छोटे दाने बनते हैं और जिनके अंदर क्या होता है? कुछ फ्लूइड होता है। और ये बाद में जब ख़त्म हो जाते हैं तो इनका निशान रह जाता है, जैसे पॉक्स के निशान होते हैं। पॉक्स कहते हैं चीचक का दाग या मार्क लेफ्ट आफ्टर एनी वुंड। किसी भी ज़ख़म के बाद जो निशान पड़ जाता है स्किन के ऊपर, उसको पॉक्स बोलते हैं, ख़ास तौर पे चीचक का दाग। तो छोटे छोटे इसमें दाने बनेंगे जिसके अंदर क्या होगा? स्किन से उभरे हुए होंगे और उसके अंदर फ्लूइड होगा, जैसे चिकन पॉक्स के अंदर होते हैं। पुराने वक्तों में ये बीमारी बहुत कॉमन थी। बाय 1950s इम्यूनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेजर्स हैव डिक्रीज दिस डेंजर। लेकिन अभी भी ये जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये कॉमन है। दूसरी है हर्पीज सिम्प्लेक्स। ये भी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। हर्पीज वायरस, डीएनए वायरस, एडिनो वायरस भी बोलते हैं, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। It is naturally occurring disease of mankind. In this vascular lesions in the epithelial layer of ectodermal tissues are formed। तो इस डिजीज़ में स्किन की जो एक्टोडर्मल लेयर है वो ऊपर उभर जाएगी और ये दानों की निस्बत, मतलब स्किन का ज़्यादा एरिया डैमेज होगा, उभरेगा। जैसे जलने के बाद आबले पड़ जाते हैं, ये उस किस्म की होगी। बहुत ज़्यादा इसमें खारिश इचिंग होती है। मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज़ अकर्स इन द माउथ, ऑन द लिप्स एंड एट अदर स्किन साइड्स। मुंह के ऊपर होगी, लिप्स पे कॉमन होगी और स्किन के मुख्तलिफ एरियाज़ में फैल जाती है ये बीमारी। तीसरी है इन्फ्लुएंजा।
जिसको आमतौर पे ज़ुकाम बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस आर इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, ये चीज़ याद रखें कि इसका वायरस जो है वो आरएनए वायरस है। इन्फ्लुएंजा इज वाइड स्प्रेड डिजीज़ इन मैन, बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड अकर्स इन एपिडेमिक फॉर्म, वबाई सूरत इख्तियार कर लेती है। तीसरी है मम्प्स, जिसको उर्दू में कान पेड़े बोलते हैं, यानी कान के नीचे वाली जो स्किन है वो फूल जाती है। और मीजल्स खसरा, मम्प्स एंड मीजल्स वायरसेस बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड पैरामाइक्सो वायरस, ये इसका ग्रुप है, ये नोट कर लें। दे आर लार्ज इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस। मम्प्स इज हाईली कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस कहते हैं इन्फेक्शियस, छूत वाली बीमारी, ऐसी बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को बआसानी लग जाए उसको हम साइंस की ज़ुबान में कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। यानी ऐसी बीमारी विच इज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाए। तो ये मम्प्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस बीमारी है, अगर एक बच्चे को हो तो बाकियों को भी फैलने का खदशा बढ़ जाता है। वाइड स्प्रेड बट सेल्डम फैटल, सेल्डम मीन कभी कभार, फैटल मीन मोहलिक, मोहलिक का मतलब है जानलेवा, यानी जिससे डेथ हो जाए। तो मीजल्स या मम्प्स से बहुत कम, कभी कभार ही डेथ होती है, अमूमन ये नॉन फैटल डिजीज़ हैं, डेथ नहीं करती। अबाउट 60% ऑफ एडल्ट आर इम्यून टू इट, एक दफ़ा अगर ये बीमारी हो जाए तो एडल्ट जो हैं वो इम्यून हो जाएंगे। मीजल्स इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज़ ऑफ द चाइल्डहुड, बचपन में ज़्यादा होती है। और एडल्ट पॉपुलेशन मोस्टली ससेप्टिबल होते हैं, हसास होते हैं। अमूमन दिस डिजीज़ डेवलप्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम, जिसको एक दफ़ा हो जाएगी तो उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत आ जाएगी, लेकिन बाद में भी हो सकती है, चांसेस कम है। लास्ट में जो बीमारी है 5th नंबर पे वो है पोलियो। पोलियो माइलेटस काज्ड बाय पोलियो वायरस इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट अकर्स नॉर्मली इन चाइल्डहुड। जैसे आपको पता है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के वैक्सीनेशन के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। तो द एज एट विच प्राइमरी इन्फेक्शन अकर वेरीज विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। द पोलियो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस एंड कंटेन RNA इन स्फेरिकल कैप्सिड, तो राउंड शेप में होगा। सम कॉमन ह्यूमन वायरल डिजीज आर गिवन बिलो, ये नीचे दिए हुए हैं, ये देखें। स्मॉल पॉक्स, बच्चे के ऊपर दाने निकले हुए हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये हो गया मीजल्स, और ये हो गए मम्प्स। तो ये सम कॉमन वायरल डिजीज़